नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 का रिजल्ट है, कल जारी हो चुका है 26 मई को। और इसमें 21,000 पद थे, 2 गुना जो अभ्यर्थी हैं वो पास आउट किए गए हैं। अब दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी कल सफल हुए हैं 2 गुना की सूची में, उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार होना है। यानी कि जो आपके कागजात हैं, कौन कौन से कागजात आपको चाहिए और किस किस फॉर्मेट में आपको वो बनवाने हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पूरा जो प्रोसेस है, ओवरऑल जो प्रोसेस है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं निवेदन करूंगा आप सभी शिक्षक बंधुओं से, भावी शिक्षक बंधुओं से, बहनों से कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास अपने डॉक्यूमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो आप इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस तरीके से वेरिफिकेशन होने वाला है। सबसे बड़ी बात है जाति, मूल निवास, जो भी चीज़ें हैं मतलब आप लोगों के काम की, जो आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगी, वो सब बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये अभी 2-4 दिन के अंदर पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बार जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। पहला तरीका क्या होगा, ऑनलाइन आप लोगों को सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर पब्लिश करने होंगे, अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको एक शेड्यूल मिलेगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जा कर के फिजिकली रूप से भी वेरिफिकेशन करवाना होगा। और इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले ऑनलाइन करना होगा और उसके बाद आपको एक डेट मिलेगी। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल है वो आप लोग चालू रखनी है उनको, ठीक है। किसी ने सिम वगैरह फेंक दी, नहीं चला रहे हैं, तो उस नंबर को आप लोग चला लें। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अब जो वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी डिटेल्स आएगी वो आपके फ़ोन पे, ईमेल पर आएगी, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास चालू होनी चाहिए। ये पहली बात ये है, ठीक है दोस्तों। ये वेबसाइट होगी, हालांकि अभी आया नहीं है, लेकिन पिछले बार ऐसा किया गया था और इस बार सेम पैटर्न रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सबसे पहले तो ऑनलाइन अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको फिजिकली रूप से बुलाया जाएगा, ठीक है। साला दर्पण आईडी पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए, जो ऑनलाइन मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे उसमें एक चेकलिस्ट का ऑप्शन है, ठीक है साथियों। और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने दस्तावेज बताने हैं। ये इस तरीके का फॉर्मेट होगा। इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन सा ज़िला मिला है, क्रम संख्या मिली है, आपका क्षेत्र कौन सा है, वो आवेदन का क्रमांक, यानी कि जो आवेदन जो आप लोगों का फॉर्म में नंबर है, वो अभ्यर्थी का नाम, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को भरनी होंगी, कितना आपने फीस दिया था, जन्म तिथि वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब ये चेक लिस्ट है साथियों, ठीक है। अब चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप लोग देखिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था, जो दिसंबर 2022 में निकला था और 19-20 जनवरी तक जो फॉर्म भरे गए थे, यानी कि जो फॉर्म आपने भरा था पहले, वो आप लोगों को चाहिए होगा। तो एक वो सबसे पहली बात एक है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा साथियों, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। तीसरा आपके पास है दोस्तों 10वीं की मार्कशीट और उसके साथ बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। पहले क्या होता था, बड़ी मार्कशीट आती तो उसमें ही फ़ोटो वगैरह आता था, तो वो एक तरीके से बोर्ड सर्टिफिकेट भी हो गया, मार्कशीट भी हो गया। अब क्या होता है कि शॉर्ट मार्कशीट देते हैं छोटे प्रारूप में और अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो 10वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आप लोगों की 12वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ये आप लोग का हो गया। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह दर्शाया, अगर आप लोग उसका वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को स्नातक के समस्त जो भी सेमेस्टर वाइज किया हो या आपने ईयरली किया हो, वो मार्कशीट भी आप लोग को चाहिए होंगी, ठीक है। अगर किसी ने पीजी वगैरह कर रखा है और आप लोग चाहते हैं कि मैं तो सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहता हूँ, तो आप वो लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, अब आप L1 में हैं तो आप लोगों ने BSTC किया हुआ है, JBT किया हुआ है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो 2 साल का जो आप लोगों का शिक्षक प्रशिक्षण का जो डिप्लोमा है, वो आप लोगों को लगाना होगा। ये एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अगर किसी ने 4 वर्षीय कर रखा है BLED, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। और जो विशेष शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा में जो 2 साल का डिप्लोमा है वो लगाना होगा।
और विशेष शिक्षा में जो आरसीआई का है यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद, ये उन लोगों के लिए जो विशेष शिक्षा के लिए हैं, ठीक है। ये तो ये भी आप लोगों को आरसीआई का पंजीकरण प्रमाण पत्र वो भी यहाँ पर जारी लगाना होगा। एक डॉक्यूमेंट जो है 10 नंबर का वो आप लोगों का है कि रीट की जो पात्रता आई थी वो सर्टिफिकेट, ठीक है, रीट पात्रता प्रमाण पत्र भी वो भी चाहिए होगा। एक आपको चाहिए होगा दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। और अगर आप अनुसूचित क्षेत्र के हैं तो वहाँ का मूल निवास एक विशेष रूप से बनता है, वो होना चाहिए, टीएसपी के लिए होगा, ठीक है। ये टीएसपी एरिया के लोग हैं उनको एक विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। ये सिर्फ टीएसपी के लिए, नॉन टीएसपी के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैध होता है, ये आगे बता दूंगा मैं किसको कितना पुराना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अब आप लोग अगर ओबीसी से हैं, एमबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटीसी हैं, शहरिया हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट को आगे क्लियर करने वाला हूँ कितना पुराना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों, महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्व घोषणा कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी, एक यहाँ पर एक घोषणा आप लोगों को करनी होगी, स्वयं की घोषणा कि आप राजस्थान के निवासी हैं और आपके जो पूर्वज थे, दादा, जो भी पीढ़ियाँ चलती हैं वो यहीं के निवासी थे। ये स्व घोषणा भी आप लोगों को अपलोड करनी होगी। विधवा कोई कैंडिडेट्स है, विडो कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोगों को चाहिए होगा कि एक स्वयं की घोषणा आप लोगों को करनी होगी। साथ में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है, दैट सर्टिफिकेट है, वो भी अपलोड करना होगा, ठीक है। और इसी में एक और चीज़ इन्होंने की है कि पुनर्विवाह आपने नहीं किया, यानी कि दोबारा विवाह आपने नहीं किया है, इस बात के लिए भी आपको बताना होगा, स्व घोषणा करनी होगी कि मैं नाम ये और मैंने दोबारा विवाह नहीं किया। तो ये भी स्व घोषणा प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना होगा। ये विवाह विच्छिन्न अर्थात तलाकशुदा के मामले में यही है कि तलाक की जो डिक्री है वो होनी चाहिए और आपने दोबारा विवाह नहीं किया, इसकी भी स्व घोषणा आप लोगों को खुद को करके देनी होगी। ये तलाक के मामले में है। संतान संबंधी स्व घोषणा यानी कि 1/6/2002 के बाद आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1/6/2002 से पहले चाहे आपके 5 हो 4 हों, कोई दिक्कत नहीं करेंगे नौकरी में, लेकिन 1/6/2002 यानी कि 1 जून 2002 के बाद आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो, इसकी स्व घोषणा भी आप लोगों को संतान संबंधी फॉर्मेट में करनी होगी। एक जो है दोस्तों विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने की स्व घोषणा। तो अगर आपने शादी कर रखी है, ठीक है, और आपने दहेज नहीं लिया, तो ये भी आपको बताना कि मैंने कोई दहेज नहीं लिया है, ठीक है साथियों। अगर आप एक्समैन हैं तो आप लोगों को सेवानिवृत्ति यानी जो पीपीओ नंबर है, जो पीपीओ सर्टिफिकेट होता है वो, और सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये भी लगाना होगा, ठीक है। और 21 नंबर जो है, ये जो आप पे लागू नहीं हो वो आप लोगों को चीज़ें नहीं करनी है। ये जैसे एक्समैन का 20 और 21 से बताया गया कि भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने का, यानी कि अगर कोई एक्समैन से सेलेक्ट हो रहा है तो उसको ये बताना होगा कि भाई मैं इसमें सेलेक्ट हो रहा हूँ लेकिन मैं पहले से कोई अब रोजगार नहीं कर रहा था, यानी कि नौकरी नहीं कर रहा था, ये भी स्व घोषणा आप लोगों को देनी होगी। अगर आप खेल कोटे से हैं तो खेल कोटे का सर्टिफिकेट आप लोगों को वैलिड जो फॉर्मेट है, जो वैलिड संस्थाएं हैं जिनके द्वारा आप लोग खेल में पार्टिसिपेट किए थे, मेडल जीते थे, वो लगाना होगा। पीएच कैंडिडेट्स हैं तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो आप लोगों का पीएच कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए 40% अबव का। एक आप लोगों को 24 नंबर का ये चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है, कि आपराधिक प्रकरण आपके ऊपर नहीं है, ये इसकी भी आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा। और अगर कोई आपने अपराध कर रखा है तो उसकी एफआईआर नंबर, उसमें कोर्ट कचहरी का आपके साथ कोई आदेश आ रखा है वो भी बताना होगा, ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जिनके साथ जो चीज़ें लागू नहीं है, जैसे किसी पे कोई केस है ही नहीं तो उसको एफआईआर नंबर तो कहाँ से होंगे उनके, तो ये देने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगी। अगर आप लोग पहले से सरकारी नौकरी में थे और अब आप लोग चाह रहे हैं कि अब इसमें सेलेक्ट हो गए,
ठीक है। तो अगर आपने परमिशंस ली थी, जैसे काफ़ी लोग करते हैं कि पहले टीचर में बाड़मेर लगे हुए थे, अब अलवर डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड हो गया, तो आप लोगों को राजकीय सेवा में थे तो वहाँ पर अनापत्ति लेनी होगी, ठीक है। अगर आपने परमिशन लेके पेपर दिया, सेलेक्ट हुए, वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से एनओसी आप लोगों को देनी होगी, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब दोस्तों अगर किसी ने फीस में छूट ली थी, यानी कि जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम थी, तो अब आप लोगों को एक आयकर बनवाना होगा। जो पहले बनवाया था वो लैप्स, अब नया आयकर आप लोगों को बनवाना होगा जो अगर आपने फीस में छूट ली थी तो, यानी कि जो 350-400 रुपये जो लगते हैं, अगर उसमें 100 रुपये आपने कम दिए थे, यानी कि फ़ीस में छूट ली थी ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये चीज़ें, तो आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि आयकर प्रमाण पत्र देना होगा। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में स्वघोषणा पत्र भी आप लोगों को बताना होगा कि मेरी सारी डिग्री, डिप्लोमा जो आपने किया वो बिल्कुल सही हैं। एक आप लोगों को चाहिए होगा चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्थान से, यानी कि जहाँ से आपने बीएसटीसी किया, जेबीटी किया, वहाँ का लास्ट आप लोग कहाँ पढ़े थे वो यहाँ पर देना होगा। अगर किसी ने बीएसटीसी की और उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं की तो वो बीएसटीसी का दे, उसके बाद किसी ने अगर बीए कर लिया, कुछ और डिग्रियाँ कर ली, तो आप लोग वहाँ का दे सकते हैं। ये शैक्षणिक संस्थान जहाँ से आपने अंतिम पढ़ाई की वो। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, यानी किसी बच्चे ने मान लीजिए 250 रुपये फ़ीस थी, मतलब 350 फीस थी, 250 रुपये ही दिए, तो 100 रुपये का अंतर आ रहा, तो वो 100 रुपये आप अब भी दे सकते हैं। ये इस तरीके का है। और ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनको कॉलम में नहीं लागू करना है, ठीक है, उसको अंकित नहीं करना है। इस तरीके से स्व सत्यापन क्या है वो देखिए, ये फॉर्मेट होगा। हालांकि इस बार अगर कुछ चेंज आएगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन समझने के लिए है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, जो जानकारी है वो बिल्कुल सत्य और सही है, कोई भी फेक नहीं है, मैंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाए हैं, ये इस तरह का है। और ये स्व घोषणा है साथियों, ठीक है। इस स्व घोषणा में आप लोगों के पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक ही फॉर्मेट है, इसको निकलवा लीजिएगा। अब नया आता है हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, हालांकि पिछली विज्ञप्ति का है। अब इसमें आएगा कि मैं और मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी, ये एक फॉर्मेट है ना, आप लोगों के 5-6 फॉर्मेट का काम करेगा। कौन सा करेगा? एक तो कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, एक इसमें विडो और डाइवोर्स के लिए आ गया, ठीक है, इसमें आप लोग भर लीजिएगा कि मैंने आज तक भी पुनर्विवाह नहीं किया है। संतानों की संख्या देखिए, 1/6/2002 तक जीवित संतानों की संख्या और 1/6/2002 के बाद जीवित संतानों, तो अगर इसमें आपके पहले से 3 हैं तो 3 भर दीजिएगा, और किसी के भाई 1/6/2002 के बाद 2 हैं तो 2 भर दीजिएगा। ये आप लोगों को कुल संतानों की संख्या फिर आपको इसमें मेंशन करनी है। क्या ये भी बताना आप लोगों को गोद लिया हुआ है, किस तरीके से लिया, वो अगर आपके साथ चीज़ें हैं तो वो भी आपको इस फॉर्मेट में भरनी होंगी। दहेज आपने नहीं लिया, नहीं दिया है, और ये अगर अनमैरिड है उनको भी है। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में बताना होगा कि मैंने कहीं पर भी कुछ काम नहीं किया है, अब फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपराधिक प्रकरण का वगैरह का है, अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण मामला दर्ज है तो आप लोग इसमें भर पाएंगे उसको, कि कौन कौन से थाने में कौन सी एफआईआर नंबर है, कोर्ट का उसमें क्या डिसीजन है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप लोगों को अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, आवेदन संख्या, और ये स्व सत्यापन है, कोई भी तथ्य नहीं छिपाई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, इतनी सारी चीज़ें लेनी है। अब आप लोग दोस्तों सुन लीजिए, देखिए जाति प्रमाण पत्र को मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, वो आप लोग देखिए। ये उससे पहले पीएच कैंडिडेट्स का आप लोग देख लिए, दृष्टिबाधित, ये सारा चीज़ें इन्होंने बताई कि पीएच की कैटेगरी कौन कौन से, इनको आरक्षण वगैरह कितना मिलता है, ठीक है। ब्लाइंड के लिए, विशेष अध्यापक, एचआई, इन सब के लिए है, आप लोग देख पाएंगे। अब जाति प्रमाण पत्र की देखिए साथियों, अब सुन लीजिए आप लोग, अगर आप लोग ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से, सॉरी दोबारा से बताते हैं, ओबीसी से हैं, एमबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का इनकम एंड असेस बोलते हैं सर्टिफिकेट को। तो ओबीसी आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, पहली बात तो ये है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। मैं सबको ये सजेशन दूंगा कि अगर हो सके तो आप नया बनवा लीजिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं, लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। लेकिन अगर आप लोग ओबीसी में हैं, एमबीसी में हैं और ईडब्ल्यूएस में हैं, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना यूज कर रहे हैं तो आप लोग एक
एफिडेविट देना होगा साथियों, शपथ पत्र देना होगा। ई मित्र वाले के पास ये निर्धारित फॉर्मेट में मिल जाएगा, वो शपथ पत्र आप लोगों को देना होगा। एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में अगर आपका इनकम एंड असेस ईडब्ल्यूएस के हो गया, ओबीसी एमबीसी का कास्ट हो गया, तो आप लोगों का जातीय प्रमाण पत्र 3 साल तक चल सकता है। लेकिन 3 साल तक कब चलेगा? शपथ पत्र के साथ। इसमें आप लोग मिस्टेक ना करें, ज़्यादा पुराना नहीं लगाएं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि ये क्या हुआ। तो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी आपका इनकम और जातीय प्रमाण पत्र है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, ठीक है। और अगर आप लोग कोई नया लगाना चाहें तो वो नया लगा सकते हैं, लेकिन एफिडेविट के साथ उसे 3 साल तक चला सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो उचित लगे वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एफिडेविट भी आप लोग दे सकते हैं। क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो वो शपथ पत्र देकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही सही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, ठीक है। वैसे तो ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मान्य है, लेकिन एक एफिडेविट आप लोग दोगे तो वो 3 साल तक चल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अब आप किसी का 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो वो सोच लेना भाई कि तुम्हें शपथ पत्र देना है या तुम्हें नया बनवा करके देना है। इस चीज़ का भी आप लोग खुद विश्लेषण कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं। वैसे 3 साल से ज़्यादा पुराना किसी का नहीं हो, ये जोर दे के इस बात को मैं कह रहा हूँ, ये आपको गलतियाँ नहीं करनी है। अब दोस्तों जो SC ST के अभ्यर्थी हैं, SC हैं, ST हैं, उनको क्या करना है? उनके पुराने ही चल जाएंगे। तो आपको लोगों को नया बनवाने की या ऐसी वैसी कुछ चीज़ें करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी SC ST को नए जातीय प्रमाण पत्र बनवाने की, और डिजिटल फॉर्मेट में हो आप लोगों के ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जाति और मूल डिजिटल फॉर्मेट में हो, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, जो आप लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो पिता के नाम पर हों। विशेषकर महिला अभ्यर्थी इस बात पर ध्यान दें कि आपका जातीय प्रमाण पत्र, जो महिला अभ्यर्थी वो ध्यान दें, जातीय प्रमाण पत्र जो है पिता के नाम के आधार पर हो, ठीक है। अब मान लो बहुत सारी ऐसी महिला अभ्यर्थी होती हैं जो लव मैरिज कर लेती हैं, लड़के कर लेते हैं किसी भी महिला अभ्यर्थी से। तो कई लोग क्या करते हैं, महिला अभ्यर्थी जाति जो है पति के नाम पे बनवा लेती हैं, ठीक है। यानी पति के नाम पे बनवाया अगर आपने जातीय प्रमाण पत्र, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका जातीय प्रमाण पत्र आपके पिता के आधार पर हो, ठीक है, उनके आय और निवास के स्थान के आधार पर हो। इस बात का भी आप लोग को ध्यान यहाँ पे रखना है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का मैं पहले ही बता चुका, तो ईडब्ल्यूएस में भी आप लोग ऐसा ही कर सकते हैं। वैसे आपका ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है 1 साल के लिए मान्य है, एफिडेविट के साथ वो 3 साल के लिए मान्य है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, एफिडेविट आपको देना है या नया बनवा के लगाना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी पिक्चर है, ठीक है। और आप लोगों की जो योग्यता वगैरह है उसके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों को सबमिट करने होंगे इसमें, ठीक है साथियों। ये है उत्कृष्ट खिलाड़ी आवेदन की जो डेट है उससे पूर्व का खेल प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और इसी तरीके से विडो डाइवोर्स में भी आवेदन की लास्ट डेट से पहले ये सारी चीज़ें हों। किसी की तलाक की जो डिक्री है, डाइवोर्स महिलाएं ध्यान दें, तो आपकी जो आवेदन की जो लास्ट डेट थी शायद 19-21 जनवरी थी, उससे पहले आपके पास तलाक की डिक्री होनी चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। और आप लोगों को जो शपथ पत्र है वो आप लोगों को देना ही है। वो जो बता ही चुका है कि एक शपथ पत्र में सारे शपथ पत्र आपके क्लियर हो जाते हैं, वो आपको ऊपर ही अभी बताया था, उसको आप लोग एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी कहानी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। सबसे पहले ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, उसके बाद आप लोगों को जाना होगा संबंधित जिला मुख्यालय पे, जिला परिषद में, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप लोगों के किए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की सारी मार्कशीट, 10 की, 12 की, आपका आधार कार्ड, आपका जातीय प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका विशेष प्रमाण पत्र जो टीएसपी के लिए होगा, ठीक है। रीट की जो पात्रता है वो, आपकी बीएड या बीएसटीसी की जो डिग्री डिप्लोमा है वो, ठीक है। और अगर आप विशेष शिक्षा से हैं तो आरसीआई का रजिस्ट्रेशन, और विशेष शिक्षा के रूप में आप लोगों की जो बीएसटीसी या जेबीटी है वो,
ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, ये डॉक्यूमेंट तो यही चाहिएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को। ये डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। दोबारा से बता देता हूँ, आधार कार्ड चाहिए होगा, ऑनलाइन जो फॉर्म आपने भरा था वो चाहिए होगा, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं के सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं के सर्टिफिकेट, किसी ने ग्रेजुएशन से किया फिल तो ग्रेजुएशन का चाहिए होगा, किसी ने पीजी भी कर रखी है, दर्शा रखा है फॉर्म में तो आप पीजी के भी ले जा सकते हैं। आप लोगों का जो है जेबीटी, बीएसटीसी, डीएलएड की इसका डिप्लोमा चाहिए होगा। ठीक है, और विशेष शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा में जो 2 साल का डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो चाहिए होगा, और आरसीआई का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसके द्वारा। रीट का जो प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को चाहिए होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप टीएसपी में हैं तो टीएसपी के लिए एक विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है वो चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि 1 साल तक चल सकता है, लेकिन एफिडेविट के साथ 3 साल तक चलाया जा सकता है, वो आप लोगों के पास होना चाहिए। अब जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो भी आप लोगों को चाहिए होंगे। SC ST ओल्ड चल जाएंगे, नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। OBC MBC इनके लिए आप लोग ध्यान रखें, OBC MBC जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो वैसे तो, ठीक है, कितने 1 साल से। लेकिन साथियों अगर आप लोग एक एफिडेविट देंगे, शपथ पत्र देंगे तो वो 3 साल तक चल सकता है। मैं सजेस्ट मेरी तरफ से अगर कहूँ तो आप लोग नया बनवा सकते हैं, जिसको डर लग रहा हो कि नहीं पता नहीं यार क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, तो आप लोग नया बनवा सकते हैं, बाकी 3 साल तक चल सकता है। 3 से ज़्यादा किसी का हो गुना भाग कर लेना, 3 से ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो फिर आपको जनरल में मानेंगे। आपकी कट ऑफ अगर ज़्यादा चली गई तो फिर आप लोग कहेंगे मेरा सिलेक्शन OBC नहीं हुआ, मेरे को जनरल में क्यों मान लिया। 100 200 300 रुपये के लिए ये मिस्टेक नहीं करनी। जाति प्रमाण पत्र पर विशेष ध्यान दें मेरी बात का, कि जाति प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है कि 5 साल पुराना उठा के भाई चल पड़े, चलो जी वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, ऐसी मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है साथियों। ठीक है, और ये जो इसमें कुछ घोषणाएं थी उनका भी हमने बता ही दिया है। ठीक है, विधवा और जो तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी हैं, आपको अगर विडो हैं तो अपने हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट, और तलाकशुदा हैं तो तलाक की डिक्री होनी चाहिए। ठीक है, और ये संतान संबंधी घोषणा तो हमने आपको बता ही दी है। PH हैं तो एक जो PS सर्टिफिकेट होता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें आपके पास ओवरऑल ठीक ही हैं। ये सब सत्यापन, सब घोषणा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगानी होंगी, ये एक एफिडेविट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। विशेषकर ध्यान दें, कास्ट सर्टिफिकेट को मेंशन ज़्यादा करना है, कास्ट सर्टिफिकेट में गलती नहीं करनी, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट सबके पास हैं। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखें। और मोबाइल जो नंबर आपने फॉर्म में दिए थे, या आप लोग ऑनलाइन भरोगे, जो ऑनलाइन आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है सबमिट करने पड़ेंगे, उन डॉक्यूमेंट को के लिए आप लोगों को जो मोबाइल नंबर है, जीमेल है, वो भाई अच्छी देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराने मोबाइल नंबर थे फेंक दिए, तो वो मोबाइल नंबर आपके पास चालू होने चाहिए। ठीक है साथियों, ये जानकारी आप सभी के लिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अपडेट आएगा, मैं जब आप तक ज़रूर सूचना दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है RNS एजुकेशन न्यूज़ के नाम से, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर तमाम जो अपडेट्स हैं, सबसे पहले मैंने कल रिजल्ट भी डाल दिया था, तो वहाँ पर सारे अपडेट आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनवाने, ज़्यादा भागा दौड़ी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन रखना सारे हैं जो हमने बताए हैं, 10-12 मार्कशीट जो भी सारा कुछ है वो, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इनके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है साथियों, और ये मैंने 2021 में रीट वाली भर्ती हुई थी उसके बेसिस पर ये पूरा बताया, और ये पैटर्न इस बार भी रहने वाला। अगर कुछ बदलाव होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव, कुछ नई चीज़ अगर जुड़ती हैं ना, तो वो भी मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। जल्दी आप लोगों को 1 गुना की कट ऑफ भी बता दी जाएगी। RNS एजुकेशन न्यूज़ ने जो 2 गुना की कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल सटीक रही थी, और अब 1 गुना की कट ऑफ भी आप लोगों को बता दी जाएगी साथियों। ठीक है ना, तो ये पूरी जानकारी आप सभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही साथियों। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत जल्द यहाँ पर ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल तय करेगा। सबसे पहले ऑनलाइन भरना होगा, उसके बाद आप लोगों को ऑफलाइन जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।